हरिओम, नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। हम सभी लोग तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और तर्क संग्रह में 9 द्रव्यों का लक्षण हमने पढ़ लिया है। अब गुण निरूपण प्रकरण का प्रारंभ कर रहे हैं और गुणों का निरूपण इस प्रकरण में किया जाएगा। गुणों का निरूपण, गुण कुल कितने हैं? 24। 24 गुणों में से सबसे पहला गुण कौन सा है? रूप। तो रूप क्या है? किम नाम रूपम, रूप क्या है? यह ऐसा प्रश्न उठ जाए तो उसका लक्षण देते हैं। क्या लक्षण देते हैं? वह रूप का लक्षण यहां आपको दिखाई पड़ेगा। चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम। क्या दिया? चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम। रूप एक ऐसा गुण है जिसको चक्षु मात्र से गृहीत किया जा सकता है। ठीक, जिसको केवल आंख से ही ग्रहण किया जा सकता है। एक ऐसा गुण जिसको केवल आंख से देखा जा सकता है। लाल, पीला, काला, नीला, क्या आप आंख के बिना देख सकते हो? क्या आप आंख के बिना देख सकते हो? नहीं ना? तो जो रूप है, वैसे कुछ लोगों को योगज प्रत्यक्ष हो जाया करता है। जैसे कुछ गुरुकुलों की आपने वीडियोज देखी होगी जहां पर कुछ बच्चे या कुछ बच्चियां आंख पे पट्टी बांध के रखती हैं और फिर भी हाथ से इसे छूकर बता देंगे कि ये लाल है, पीला है, काला है, नीला है, ये लिखा हुआ है, पढ़ लेते। तो वो एक कला है, वो योगज प्रत्यक्ष है, योग साधना से आता है वो। ठीक, उसकी बात अलग है। योगज प्रत्यक्ष में अंतरिंद्रिय अंतःचक्षु से देख लिया जाता है। ठीक है। तो पर रूप जो है, लाल, पीला, काला, नीला इत्यादि, वह रूप केवल चक्षु मात्र से ग्रहण किया जा सकता है। नाक से लाल, पीला, काला, नीला पता चलेगा? आंख बंद करके पता कर लीजिए। कान से नहीं पता चलेगा, त्वचा से नहीं पता चलेगा, जिह्वा से नहीं पता चलेगा, है ना? तो रूप एक ऐसा गुण है जिसको केवल चक्षु मात्र से ग्रहण किया जा सकता है। इतना आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है ना? अब वह जो रूप है, वह रूप के कितने प्रकार? तो कहेंगे शुक्ल, नील, पीत, हरित, रक्त। एजे खस सूत्र लग रहा है इसमें, तनी रुका हो, क्या होता? हरित, रक्त, कपिश और चित्र, इन सभी नामों से 7 प्रकार का हो जाया करता है। अब आप कहेंगे कि हमने तो कलर सैकड़ों देखे हैं, सैकड़ों कलर का होता है, तो बाकी सारे कलर चित्र कलर में समाविष्ट हो जाते हैं। मूल रूप में ये 7 ही वर्ण हैं। मूल रूप में 7 वर्ण हैं। यही 7 वर्णों का परस्पर मिश्रण, अमिश्रण इत्यादि के द्वारा एक दूसरे से अधिक मात्रा में, कम मात्रा में मिश्रण करके, लाल को थोड़ा ज्यादा लिया, उसमें हल्का सा सफेद मिलाया तो हल्का लाल हो गया। ऐसे कुछ कलर मिलाया, गुलाबी बन जाएगा। हरे में सफेद मिलाया, काला हो जाएगा, या हरे में लाल मिला दिया, काला हो जाता है ना? ऐसे ही कलर, किसी कलर को कम, किसी को ज्यादा, या 2-3 कलरों को मिला करके सैकड़ों कलर बनाए जा सकते हैं। पर मूल रूप से तो रूप वर्ण जो है वह 7 ही प्रकार का है। शुक्ल यानी सफेद, नील मतलब करिया, काला जिसको कहा जाता है। ठीक, पीत यानी पीला, हरित यानी जो पहन रखे हैं हम, रक्त, रक्त जानते हैं खून होता है लाल कलर का। कपिश, कपिश कलर कत्थई कलर कहा जाता है। कत्थई कलर, अब उसको शुद्ध हिंदी में और कौन सा कलर कहते हैं प्रभु? कोई है शब्द आपके पास? अरे अरे जिसको ब्राउन या ग्रे की ऐसा कुछ कलर कहते हैं ना शायद। और चित्र, चित्र एक ऐसा वर्ण है जो सभी का मिश्रण होता है। ठीक, कोई भी चित्र में एक ही कलर नहीं होता है, तो जो सभी का मिश्रण है वह चित्र है। ठीक है। तो कुछ लोग चित्र को चितकबरा ऐसा भी अर्थ लेते हैं, पर वो न लेकर के जो जहां पर कई चित्रों, कई वर्णों का मिश्रण हो, वह है चित्र। तो कितने प्रकार का हो गया? गिन लीजिए। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र, हो गया। सब
सप्तविधम, सीधे सीधे लिख भी दिया सप्तविधम। अब सप्तविधम काहे लिख दिया, न लिखते तो कौन दिक्कत हो जाती, हम गिन लेते 7 है। लिख इसलिए दिया है क्योंकि कोई 8वां ना बताने लग जाए। सप्तविधम मतलब 7 ही है, ठीक है। पृथिव्यप तेजो वृत्ति। अच्छा, गुण गुण तब होता है, गुण को गुण क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुण सच में वही है जो, गुण सच में वही है जो किसी द्रव्य में रहता हो। अगर वह किसी द्रव्य में नहीं रहता तो फिर वह गुण है ही नहीं। ठीक, गुण स्वतंत्र रूप से कभी रह ही नहीं सकता, स्वतंत्र रूप से कोई गुण रह नहीं सकता, द्रव्य पर आश्रित ही रहता है। ठीक है, द्रव्य पर ही आश्रित रहता है, चाहे पृथ्वी पर आश्रित रहेगा, चाहे जल पर, चाहे तेज पर, चाहे वायु पर, चाहे आकाश पर, चाहे काल पर, चाहे दिक् पर, चाहे आत्मा पर, चाहे मन पर। तो हम 24 गुणों का जब लक्षण पढ़ेंगे तो ये देखते जाएंगे कि ये गुण है, ये गुण है, यानी ये किसी द्रव्य में रहना चाहिए ना। तो कौन कौन से द्रव्य में है ये देखना पड़ेगा। अब रूप मतलब दिखाई देने वाला जो तत्व है वो पृथ्वी में है, जल में है क्योंकि जल को भी देख सकते हैं, तेज में है, तेज को भी देख सकते हैं, वायु को, वायु में कोई रूप नहीं है ना, वायु को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, आकाश नहीं देख सकते, काल नहीं देख सकते, समय थोड़े ना देख सकते, घड़ी में देखते हैं वो समय नहीं है, वो समय का सूचक एक वो है, उपाधि है समझ लीजिए। ठीक, वो ऐसे वही समय नहीं है, उससे उस तरह समय नहीं देखा जा सकता है। तो घड़ी रुक गई तो क्या समय रुक गया, नहीं है ना। तो काल समय की मिनट सेकंड इत्यादि कुछ उपाधि बना दी गई है जो कि एक प्रकार का है, उसको अतीत अनागत इत्यादि भेद बना देते हैं। तो वैसे ही जो उपाधि बना दी गई उस उपाधि को देखा जाता है, समय को नहीं देखा जाता। ठीक है, तो काल दिक् अगर देखा जाता होता तो बताइए भाई, काल या आकाश किस कलर का होता, शुक्ल या नील या पीत या रक्त, हरित या कपिश या चित्र, किस कलर का होता, तो नहीं बताइए तो, नहीं ना। दिक् उसी तरह दिशा भी, उसी तरह आत्मा भी, उसी तरह मन भी। किसी द्रव्य को नहीं देखा जा सकता, केवल पृथ्वी जल तेज, यही तीनों को देखा जा सकता ना। वही लिखा है, पृथ्वी अप तेज, इन तीनों में ही यह रहता है। ठीक है, इन्हीं 3 में रहेगा, स्पष्ट है। अगले पेज में चले, अगले पेज में चलते हैं, मिट जाओ, ये कभी कभी भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है। इधर आओ, तो यहां आप देखिएगा, तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। तो भाई ये केवल पृथ्वी जल तेज 3 में रहता है, ये तो बता दिया। तो पृथ्वी में कितने प्रकार का रहता है, तो कहते हैं तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, पृथ्वी में तो 7 प्रकार का रूप रहता है। देखिए, पृथ्वी के जितने भी पार्थिव तत्व हैं उसमें रक्त भी दिखाई पड़ जाएगा, शुक्ल नील पीत हरित कपिश चित्र सभी दिखाई पड़ जाएंगे, है ना। पर जल में कौन सा कलर रहता है, जल का कलर बदलता रहता है ना। पर मूल रूप से यदि जल का वर्ण क्या है यह देखना चाहें, मूल रूप में जल का वर्ण क्या है यह देखना चाहें आप, तो उसको किसी ऐसे पात्र में रखें जिस पात्र में कोई कलर ना हो, है ना। आप हरे कलर के बर्तन में रखेंगे तो वो हरा हो जाएगा, लाल कलर के बर्तन में रखेंगे तो जल लाल हो जाएगा। पर आकाश का कोई कलर होता है क्या, नहीं होता ना। तो आकाश में जल को देखें, है ना, आकाश में जल को देखें, या पूर्णतः पारदर्शी तत्व जिसको आकाश में रख देने पर जो गायब हो जाता हो, जो स्वतंत्र रूप से न दिखाई पड़ता हो, ऐसे बर्तन में रख के देखिए जल का कलर, तो वही उसका असली कलर है, वही उसका असली रूप है। तो वह क्या है, तो जल में जो रूप है वह शुक्ल है, पर शुक्ल होने के साथ साथ अभास्वर है, अभास्वर शुक्ल।
भास्वर का मतलब होता है चमकीला, अभास्वर का मतलब बिना चमकीला। ठीक है, बिना चमक वाला शुक्ल वर्ण जो होता है वह जल में होता है। जल में चमक होता है क्या? जल में तो चमक नहीं होता ना। तो वही कह रहे हैं अभास्वर शुक्लम जले। और तेज में कैसा होता है? तेज में तो चमक होता है ना, तो इसलिए तेज में भास्वर शुक्ल रूप होता है। भास्वर शुक्लम तेजसी। ठीक है, स्पष्ट है। तो अभास्वर शुक्ल हो गया जल में रूप, और भास्वर शुक्ल हो गया तेज का रूप। ठीक है, स्पष्ट। अब इसके बाद देखिएगा, हाँ स्पष्ट है, मिटा दें व्याख्याओं को। तो जरा जल्दी जल्दी व्याख्याओं को भी देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। मिटो मिटो, नहीं मिटेंगे। चलिए, न्यायबोधिनी रूपम लक्षयति। न्यायबोधिनी जी क्या कह रहे हैं? रूपम लक्षयति, रूप को लक्षित किया जा रहा है, यानी रूप का लक्षण बनाया जा रहा है। रूप का लक्षण बनाया जा रहा है क्या कहकर? चक्षुर्मात्रेति, चक्षुर्मात्र इत्यादि कहकर बनाया जा रहा है ना रूप का लक्षण। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्ववत्वम रूपस्य लक्षणम। थोड़ा सा न्यायशास्त्र की भाषा जब न्यायबोधिनी में जाएंगे तो थोड़ा क्लिष्ट होती जाती है, पर प्रयास करते हैं। चक्षुर्मात्र यानी आंख मात्र, ग्राह्यत्व विशिष्ट, यहां ग्राह्य व विशिष्ट हो गया है, यह ग्राह्य व विशिष्ट नहीं, यहां त भी है आधा। ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणवत्वम, इस लक्षण को ऑपरेशन कर डालें। चक्षुर्मात्र ग्राह्य क्या हो गया? ग्राह्य तक खाली लेते हैं, अभी पूरा ज्यादा नहीं लिख सकते हम, तो ग्राह्य तक ले लिया। तो आंख मात्र से जिसका ग्रहण होता हो वह क्या है? रूप है कि नहीं? चक्षुर्मात्र ग्राह्य, अब ग्राह्य रूप है कि नहीं? आंख मात्र से जिसका ग्रहण होता हो वह चक्षुर्मात्र ग्राह्य है। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य क्या हो गया? रूप हो गया। बराबर लगाते जाइए। अगर ग्राह्यत्व कर दिया तो रूपत्व भी तो हो जाएगा, है ना? नहीं समझ रहे हैं? अरे भाई, आंख मात्र से किसको ग्रहण किया जाता है? रूप को। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य क्या हो गया? चक्षुर्मात्र ग्राह्य, चक्षु मात्र से जिसका ग्रहण होता हो, यानी कान नाक त्वचा इत्यादि से जिसका ग्रहण ना होता हो, वह कौन है? तो वही तो मैं लिखा था, ग्राह्य मतलब रूप। पूरा नहीं लिख पाऊंगा, पूरा इतने में जगह नहीं है। तो डैश 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 ग्राह्य मतलब चक्षुर्मात्र ग्राह्य, ये समझिए। चक्षुर्मात्र ग्राह्य क्या हो गया? रूप। अब चक्षुर्मात्र ग्राह्य तक पहुंच गए, उसके बाद ये लिखा है त्व। एक एक शब्द को लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे, एक एक को ऑपरेशन करते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां ये जो त्व लगा हुआ है, इस त्व को लगाकर देख लेते हैं। ग्राह्य न करके ग्राह्यत्व किया होता तो रूप ना यहां पर रूपत्व हो जाता कि नहीं? तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व मतलब रूपत्व। विशिष्ट गुणवत्व, इस रूपत्व विशिष्ट गुणवान जो है, रूपत्व से विशिष्ट क्या है? रूपत्व से विशिष्ट क्या है, यह समझिएगा। विशिष्ट यानी जिसमें विशेषण लगा हो। तो यहां समझना यह है कि रूपत्व एक धर्म है जो केवल रूप में होता है ना? जैसे देखिए, यहां कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के लोग हैं ना, लेकिन अब इसमें हरे कलर के कपड़े पहने हुए दुइये तीन लोग हैं, है ना? तो हरित दुइये तीन लोग हैं। हरितत्व अगर कह दिया जाए तो केवल हरितत्व से विशिष्ट कौन हो गए? यही तीन हरित वाले लोग ना। तो रूपत्व से विशिष्ट कौन हो जाएगा? रूप। क्यों?
रूपत्व होने के कारण जो विशिष्ट हो चुका है, तो रूपत्व किसमें है भाई? रूप में है। मतलब न्याय शास्त्र वाले ऐसे उल्टा सीधा चलते रहते हैं, ऐसे मतलब नकिया यहां नहीं है, इधर से घुमाएंगे, फिर इधर से ऐसे घुमा के, फिर ऐसे घुमा के कह देंगे यहां है। ठीक, तो पहले क्या कहा? ग्राह्य मतलब क्या हो गया? रूप। ग्राह्य मतलब, ग्राह्यत्व मतलब रूपत्व। अब ग्राह्यत्व विशिष्ट, तो रूपत्व विशिष्ट, रूपत्व विशिष्ट क्या हो जाएगा? रूपय हो जाएगा। फिर से वापस, है ना? ग्राह्यत्व विशिष्ट ग्राह्य ही है कि नहीं? उस रूपत्व विशिष्ट जो गुण है, रूपत्व विशिष्ट गुण कौन सा है? रूप गुण है कि नहीं? रूपत्व विशिष्ट गुण, यहां देख लीजिए, हम ऐसे खाली यहां इसको लिखते नहीं है, रूपत्व विशिष्ट गुण तक पहुंच गए कि नहीं? रूपत्व विशिष्ट गुण कौन हो गया? रूप गुण। रूप गुणत्व, अब रूप गुणत्व में आ जाइए। इस गुण के बाद त्व लगा, तो रूप गुण में क्या है? रूपत्व है। फिर से आ गया रूपत्व, है कि नहीं? तो अब देखिए, ये न्याय बोधनी कार ना, रूप से रूपत्व, रूपत्व से रूप, फिर वहां से फिर से रूपत्व पहुंचाए कि नहीं? फिर से भी बताऊंगा मैं। तो गुणत्व मतलब गुण अगर आ गया, रूप। फिर से देखिए, चक्षुर्मात्र ग्राह्य क्या हो गया? रूप। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व क्या हो गया? रूपत्व। ग्राह्य मतलब जो ग्रहण किया जा सके, जिसको आंख मात्र से ग्रहण किया जा सके, वो क्या है? तो जिसको खाया जा सके वह है खाद्य, जिसको पिया जा सके वह है पेय, जिसको ग्रहण किया जा सके वह है ग्राह्य। ठीक है? तो सिंपल, बहुत सामान्य शब्द है, नहीं कोई नया शब्द नहीं है, देखते जाइए। तो ग्राह्यत्व क्या हो गया? रूपत्व। अब ग्राह्यत्व विशिष्ट, इस ग्राह्यत्व एक ऐसे धर्म के कारण विशिष्ट कौन हो गया? तो फिर से आ गया ग्राह्य, फिर से आ गया रूप, आ गया कि नहीं? और विशिष्ट गुण वह रूप गुण ही है, रूप ही है, उसमें फिर लग गया तो फिर से आ गया रूपत्व, है कि नहीं? और फिर रूपत्ववत्वम, रूपत्व त्व के बाद फिर वत्वम लगा है, तो इसके बाद वत मतलब रूपत्ववत। रूपत्ववत कौन है? वत मतलब वतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय लगा है, मतु प्रत्यय लगा है। रूपत्व वाला, जैसे धनवत है ना, धनवत, धनवान, उसी का मूल शब्द है धनवत, पर बनता है धनवान, है ना? तो जैसे बुद्धिमत, बुद्धिमान, भगवत, भगवान बन जाता है ना, वैसे धनवत तो धनवान। तो यह रूपत्ववत नहीं, रूपत्ववान, रूपत्ववान ये अर्थ होगा। ठीक? तो रूपत्ववान मतलब रूपत्व वाला कौन है? रूपत्व किसमें रहता है? जैसे धनवत, धन वाला कौन है? अभी तो खाली नहीं है, खाली नहीं हुआ, तो धनवान हूं ना मैं, तो धनवत ऐसा कह सकते हैं, धनवान हूं मैं। नहीं, धन नहीं है भाई, डायरी निकली है तो हाँ, तो धनवत मतलब कभी कभी क्या होता है, कपड़ा में से एक कुर्ते से दूसरे कुर्ते में रह जाता है, फिर निकालते नहीं, वही से रह जाता है। हाँ, तो अब धनवत मतलब मान लीजिए अगर धन होता, अभी है तो नहीं, धनवत नहीं तो क्या हुआ? पुस्तिकावत तो है ना? हाँ, पुस्तिका। तो पुस्तिकावत कौन हो गया? मैं हो गया ना पुस्तिकावान, अथवा पुस्तिकावत, ये स्यूत भी हमारा कहा जा सकता, हमारा कोश, जेब। तो वैसे ही जिसमें रूपत्व है वह रूपत्ववत कौन है? रूपत्ववान कौन है? रूपत्व किसमें रहेगा? मनुष्यत्व केवल मनुष्य में रहेगा, तो रूपत्व किसमें रहेगा? रूप में रहेगा। तो रूपत्ववत को हम केवल रूप कह सकते हैं कि नहीं? फिर से रूपत्व से फिर से रूप पे आए कि नहीं? अब रूपत्ववत के बाद फिर से त्वम लगा है, यानी फिर से आगे रूपत्व पे, है ना? यही रूप का लक्षण है। रूपत्व
है ना, रूपत्व जिसमें हो वही रूप है, यह कहना चाह रहे हैं। रूपत्व ही रूप को लक्षित करता है, ये भाव है। फिर से बता दें, बुद्धि लगाना और लगाते रहे, न्याय शास्त्र की बात ऐसी ही होती है। फिर से देखिएगा, देखिए क्या होता है। मैं अब पूरा का पूरा नहीं लिखूंगा, खाली शॉर्टकट लिखूंगा, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पेज जोड़ दिया हूं कि इसमें ना लिखता है ना मिटाता है जल्दी से। बहुत ज्यादा पेज ले लिया है, दो चार चार पेज डालना पड़ेगा इनमें। चलिए, तो यहां देखिएगा क्या हो गया। चक्षुर मात्र यानी आंख मात्र से जिसका ग्रहण हो सके वह चक्षुर मात्र ग्राह्य क्या हो गया। फिर से मैं ऐसे कर देता हूं, यहां से इसको तनी इधर लिखते हैं। इधर आ भाई, रूप है कि नहीं, चक्षुर मात्र ग्राह्य रूप हो गया। अब ग्राह्यत्व लगा है, तो इसको हम फिर से रूपत्व कर दिए कि नहीं। इससे विशिष्ट कौन हो जाता है, तो रूपत्व विशिष्ट कर देंगे तो फिर वह रूप ही बन जाएगा। ठीक, विशिष्ट पर पहुंचते ही फिर से वो वापस रूप पे आ गया। फिर यह रूपत्व से विशिष्ट गुण जो है, देखिए आपके अंदर कोई ऐसी विशेषता है, उस विशेषता से विशिष्ट जो हो जाता है। जैसे शिक्षक हूं मैं, शिक्षक हूं ना, तो शिक्षकत्व एक ऐसी विशेषता हो गई। शिक्षकत्व एक ऐसी विशेषता हो गई, उस विशेषता से विशिष्ट कौन हो गया, शिक्षक यानी मैं, है कि नहीं। तो विशिष्ट कौन होता है, जिसकी विशेषता हो, है ना। अरे भाई ये तो विशिष्ट व्यक्ति हैं, यानी इनमें कुछ विशेष बात है, इनमें कोई विशेषता है कि नहीं। तो रूपत्व से विशिष्ट जो गुण है वह फिर से आ गया रूप गुण, है कि नहीं। पर वह खाली गुण नहीं लिखा है, त्व लगा है, तो फिर से आ गया रूपत्व, है कि नहीं। त्व के बाद फिर वत लगा है, तो रूपत्व वत पर पहुंच गए। अब रूपत्व वत मतलब रूपत्ववान कौन होता है, रूप ही होता है। फिर से यानी रूप पे आ गए ना, और फिर उसके बाद फिर से त्व लगा है, यानी फिर से रूपत्व पर पहुंच गए। यही रूपत्व ही रूप का लक्षण है, यह तात्पर्य हो गया। यानी जिसमें रूपत्व हो वही रूप वही उसी से रूप लक्षित होता है। ठीक, रूपत्व के द्वारा ही रूप लक्षित होता है। प्रभु तनी आ जाओ, जैसे मनुष्यत्व के द्वारा मनुष्य लक्षित होता है, पशुत्व के द्वारा पशु लक्षित होता है ना, वैसे ही रूपत्व के द्वारा रूप लक्षित होता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गया। तनी आगे बढ़े। ए प्रभु मिटो, चलेगा। विशेष्य मात्रोपादाने, यहां पा मिट गया है। ठीक, विशेष्य मात्रोपादाने, थोड़ा सा यहां आए के एक अक्षर अगवा का मिटा हुआ है, स्कैन करने में मिट गया है। रूपत्व मात्रोपादाने, यहां पा है, केवल रूपत्व मात्र कह देते तो नहीं, विशेष्य मात्र कह देते, विशेष्य मात्रोपादान। अब क्या है विशेष्य, क्या है विशेषण। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो यह है विशेषण, और गुणों यह है विशेष्य, रूप का लक्षण है ना। चक्षुर्मात्र ग्राह्य और गुण, ये इतना तो लक्षण दिया गया है ना। अगर ये देख लीजिए क्या लक्षण दिया गया, चक्षुर्मात्र और फिर उसके बाद ग्राह्य, यह एक विशेषण है, और गुण यह है विशेष्य। यदि विशेष्य मात्र का ही ग्रहण किया होता, यानी खाली इतने कह देते गुण रूपम, खाली इतने कह देते जो गुण है वह रूप है, इतना कह देते तो क्या हो जाता, सिंपल है। आप सब समझ जाते हैं कि रस भी तो गुण है, गंध भी तो गुण है, स्पर्श भी तो गुण है, तो रस इत्यादि में लक्षण घटने लग जाता कि नहीं, रस इत्यादि में अतिव्याप्ति हो जाती। केवल यदि विशेष्य मात्र रखते, केवल गुण मात्र रख देते कि जो गुण है वह रूप है, इतने कह देते, विशेषण न देते, चक्षुर मात्र ग्राह्य है ऐसा विशेषण न देते, तब तो रस इत्यादि में भी यह लक्षण घटित होने लग जाता। दिक्कत आती कि नहीं आती। तो अतः चक्षुर्मात्र ग्राह्य इति विशेषणम, चक्षुर्मात्र ग्राह्य यह विशेषण इसीलिए दिया गया
क्योंकि यदि यह विशेषण न देते तो रस इत्यादि में भी यह लक्षण घटित होने लग जाता। यदि चक्षुर्मात्र ग्राह्य न होता, खाली कह देते गुणो रूपम, बड़ा गड़बड़ होने लग जाता है। जैसे ध्यान से सुना करें, थोड़ा देर के लिए इधर उधर जाएंगे ना तो फिर पूरा डिलीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लक्षण क्या बताया, क्या लक्षण बोला गया है रूप का? चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, इतने तो कहा। तो यहां देख लीजिए, लक्ष्य ये है रूपम, मैं पूरा लिखा हुआ है चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुणा। इसके लक्षण के लिए ये दो शब्द कहे कि नहीं? इन दोनों शब्दों में ये है विशेष्य, ये है विशेषण। ठीक है, यदि केवल विशेष्य कहे होते, यानी लक्षण में इतना ना होता, तो क्या हो जाता? लक्षण गुणः रूपम होता कि नहीं? वही तो बात बता रहा हूं। यदि केवल ऐसे लक्षण कह देते गुणः रूपम, चक्षुर्मात्र ग्राह्य न कहे होते, तो गुण तो रस भी है, गुण तो गंध भी है, स्पर्श भी है, इन सब में लक्षण घटने लग जाता कि नहीं? वही कह रहे रसादावति व्याप्ति, रस इत्यादि में अतिव्याप्ति हो जाए। ठीक है, इसीलिए चक्षुर्मात्र ग्राह्य इति विशेषणम, चक्षुर्मात्र ग्राह्य यह विशेषण इसीलिए दिया गया कि वो रूप, वह रस इत्यादि में लक्षण घटित ना हो। क्योंकि रस आंख से नहीं देख सकते, गंध आंख से नहीं देख सकते, है ना? रूप गंध स्पर्श संख्या परिमाण इत्यादि आंख से नहीं देख सकते। हां, संख्या को आंख से देख सकते हैं, हो सकता है, पर केवल संख्या, केवल आंख से नहीं देख सकते। रूप को तो केवल आंख से देख सकते हैं, पर संख्या को आंखिए से नहीं, इसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 गिन सकते हैं ना। तो संख्या को चक्षु से ग्रहण तो होता है, पर चक्षु मात्र से ग्रहण नहीं होता, बाकी कोई भी गुण है। तो चक्षु मात्र ग्राह्य ऐसा विशेषण जो दिया गया, वह क्या हो गया? उससे यह पूरा लक्षण घटित हो गया। अब तावन मात्र उपादाने, यानी यदि केवल तावन मात्र यानी चक्षुर्मात्र ग्राह्य इतना ही कहे गए होता, गुणः रूपम न कहा गया होता, चक्षुर्मात्र ग्राह्य रूपम, चक्षुर्मात्र ग्राह्यम रूपम, चक्षुर्मात्र ग्राह्यम रूपम, गुणः शब्द न कहा गया होता, तो चक्षु मात्र से जो ग्रहण किया जा सकता है वह रूप है। ठीक, तो फिर रूपत्व में अतिव्याप्ति हो जाती, क्योंकि चक्षुर मात्र से केवल रूप ही नहीं गृहीत होता। आप कहेंगे कि तेज भी तो है, पर तेज को केवल चक्षु मात्र से नहीं ग्रहण किया जाता, तेज को स्पर्श से भी ग्रहण किया जाता है, इसलिए तेज में यह लक्षण नहीं घटित होता। पर रूपत्व में तो यह लक्षण घटित होने लग जाता है। रूप अलग है, रूपत्व अलग है, मनुष्य अलग है, मनुष्यत्व अलग है, पशु अलग है, पशुत्व अलग है, एक वह द्रव्य है, एक उसका धर्म है ना? तो उसी तरह जो लक्षण रूप का कह रहे हैं वह केवल रूप में ही घटित होना चाहिए, वह रूपत्व में नहीं घटित होना चाहिए। तो जैसे रूप चक्षु मात्र से ग्राह्य है, वैसे रूपत्व भी तो चक्षु मात्र से ग्राह्य है कि नहीं? क्योंकि जब तक आप रूप नहीं देखेंगे तब तक रूपत्व का पता कैसे चलेगा? और जब आप रूप देख रहे हैं तो रूपत्व को भी तो देख रहे हैं, है कि नहीं? मनुष्य देख रहे हैं तो मनुष्यत्व को भी तो देख रहे हैं, तो रूपत्व कैसे दिखाई पड़ेगा? चक्षु मात्र से ही, है कि नहीं? चक्षु मात्र ग्राह्य रूपत्व है, उसमें भी यह लक्षण घटित होने लग जाता, पर रूपत्व गुण नहीं है, रूपत्व गुण नहीं है, गुण के अंदर रहने वाला धर्म है ना? रूप गुण है, रूपत्व उसके अंदर रहने वाला कोई धर्म है। इसलिए रूपत्व में जो अतिव्याप्ति हो रही थी, है ना, यो गुणो यदिंद्रियेण गृह्यते तन्निष्ठा जातिरपि तदिंद्रियेण गृह्यते, ये बड़ी बात कही। जो गुण जिस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, जिस गुण का, उस गुण के अंदर रहने वाली जाति का भी उसी गुण इंद्रिय से ग्रहण होता है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले चलता हूं, और फिर उसके बाद में दिखाता हूं। यो गुणो यदिंद्रियेण गृह्यते तन्निष्ठा जातिरपि तदिंद्रियेण गृह्यते। देखिएगा यहां थोड़ा सा ये क्या कह रहे हैं? जो गुण, ए प्रभु भागवत लेखनी जी, जो भी गुण
जिस इंद्रिय से गृहीत होता है, जैसे रूप चक्षु से गृहीत होता है, गंध नासिका से गृहीत होता है, शब्द कान से गृहीत होता है, रस जिह्वा से गृहीत होता है, स्पर्श त्वक से गृहीत होता है। तो जो गुण जिस इंद्रिय से गृहीत होता है, उस गुण में रहने वाला, तन्निष्ठा मतलब उस गुण में रहने वाला जाति, रहने वाली जाति, तन्निष्ठा जाति, उसमें निष्ठ, उसमें रहने वाली जाति जो है वह भी उसी इंद्रिय से गृहीत होती है। जैसे रूप चक्षु से गृहीत होता है तो रूप में रहने वाली जाति रूपत्व, मनुष्य में रहने वाली जाति मनुष्यत्व, वैसे रूप में रहने वाली रूपत्व जाति भी उसी इंद्रिय से गृहीत होगी जिससे रूप का ग्रहण होता था। शब्द में रहने वाली शब्दत्व जाति उसी इंद्रिय से गृहीत होगी जिस इंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता था, है ना। गंध में रहने वाली गंधत्व जाति का भी ग्रहण उसी इंद्रिय से होगा जिस इंद्रिय से गंध का ग्रहण होता है। रस में रहने वाली जाति का उसी इंद्रिय से ग्रहण होगा, रसना से ही, जिससे रस का ग्रहण होता है। और स्पर्श में रहने वाली स्पर्शत्व जाति का भी ग्रहण उसी इंद्रिय से होगा जिससे स्पर्श का ग्रहण होता है ना। वही बात कहा कि यो गुणो यदिंद्रियेण गृह्यते तन्निष्ठा जातिरपि तदिंद्रियेण गृह्यते। उस गुण में रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय से गृहीत होती है। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। अतस्तद्वारणाय, इसीलिए रूपत्व में जो लक्षण घटित हो रहा था उसके निवारण करने के लिए विशेषोपादानम, विशेष से कह दिया गया, गुण कह दिया गया, गुण कह दिया, विशेष से मतलब गुण। गुण कह देने से रूपत्व तो गुण नहीं है ना, रूपत्व तो जाति है, सामान्य है, उसके अंदर रहने वाला धर्म है। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम नाम, अच्छा चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व मतलब क्या है? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व का मतलब क्या होता है? मात्र शब्द कह देने से पता चल गया कि चक्षु से भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य हो। चक्षु से भिन्न इंद्रिय जो श्रोत्र त्वक इत्यादि भिन्न इंद्रिय हैं, उन चक्षुर भिन्न इंद्रिय, चक्षु से भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य, यहां इंद्रिय अग्राह्य दिखाई पड़ रहा है ना, उस चक्षु से भिन्न इंद्रिय से यानी कान, त्वक, नासिका, रसना, जिह्वा, इन सब से अग्राह्य होते हुए चक्षुर्ग्राह्यत्वम, केवल चक्षु से गृहीत हो रहा हो। चक्षु से भिन्न इंद्रियों से न गृहीत होते हुए केवल चक्षु से गृहीत होता हो, वही चक्षुर्मात्र ग्राह्य है। ठीक, ये बात भी बता दी। मात्र पदानुपादाने, यदि मात्र शब्द न रहा होता तो, केवल चक्षुर्ग्राह्यो गुणो रूपम कह दिया होता तो, मात्र पद अनुपादाने, मात्र पद का ग्रहण न किया होता तो कह रहे हैं संख्यादि सामान्य गुणे अतिव्याप्ति। मैंने बता दिया है, संकेत कर दिया है इसका कि भाई चक्षुर्ग्राह्य गुणो रूपम, इतना कह देते, मात्र न कहे होते तो चक्षु से ग्राह्य संख्या इत्यादि भी है ना, चक्षु से ग्राह्य संख्या भी है ना। देखिए मेरे हाथ का इस रिमोट से संयोग है, यह मैं तो स्पर्श से जान सकता हूं, पर आप तो चक्षु से भी इसका ग्रहण कर सकते हैं ना। इन दोनों का संयोग चक्षु से ग्रहण होता है कि नहीं? तो चक्षुग्राह्य है, तो चक्षुग्राह्य गुण, इन दोनों का जो अंदर रहने वाला संयोग है, वो संयोग भी तो रूप का, संयोग में भी ये लक्षण घटित होने लग जाता ना। देखिए ये कितने हैं, ये पदार्थ कितने हैं, ये दो संख्या भी तो आपको दिखाई पड़ रही है आंखों से, तो संख्या भी ग्रहण हो रही है आंख से, चक्षु से। परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग इत्यादि सब आंखों से दिखाई पड़ते हैं। तो इन सब सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति होने लग जाती कि नहीं, अगर मात्र शब्द न रखते तो। इसीलिए संख्यादावपि चक्षुर्ग्राह्यत्वम, ठीक, चक्षुर्ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वस्य सत्वात्, वही ग्राह्यत्व विशिष्ट, जैसे ऊपर दिया था ना ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्ववत्वम, वैसे ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व है ना, गुणत्व उसमें है, तो गुणत्ववान वह है, तो उसकी सत्ता है कि नहीं? चक्षु मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व, यानी वह संख्या में है कि नहीं? तो
संख्या इत्यादि में लक्षण घटित होने लग जाता। अतस्तत्राति व्याप्तिवारणाय, अतः मतलब उसमें, अतः तत्र यानी उसमें, अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए मात्र पद रखा गया, मात्र शब्द रख दिया गया। तो चक्षुर्ग्राह्यो गुण रूपम न कह करके चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणों कह दिया। तो देखिए संख्या चक्षु से तो ग्राह्य है, देखिए कितनी संख्या है, लेकिन छू करके भी स्पर्श से भी ग्राह्य है ना, स्पर्श से भी ग्राह्य है। चलिए कितनी आवाज आई, 2 आवाज आई, कान से भी ग्राह्य है संख्या, है ना, है कि नहीं। तो ऐसे वह चक्षुर मात्र ग्राह्य नहीं है, वो चक्षु और चक्षु से अतिरिक्त इंद्रियों से भी ग्राह्य है कि नहीं। तो इसलिए मात्र शब्द रख देने से संख्या इत्यादि चक्षुर भिन्नत्व ग्राह्यत्व, देखिए चक्षुर भिन्नत्व अग्राह्यत्व, अग्राह्यत्वात्, देखिए चक्षुर भिन्न इंद्रिय जो त्वग्राह्यत्वात्, यहां त्वग है, थोड़ा सा ऊपर लेके चलें तो ये और स्पष्ट दिखेगा। तनी मिटो तो प्रभु। चक्षुर्मात्र ग्राह्य, कभी कभी भुला जाते हैं। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट, करते करते गायब हो गए। और फिर इसके बाद अब देखिएगा, तनी ऊपर लेके चलते हैं इनको। अब देखिएगा यहां क्या कह रहे हैं कि संख्या इत्यादि जो है वो चक्षु से मात्र, चक्षु से भिन्न त्वक इंद्रिय से भी ग्रहण होते हैं। चक्षु से भिन्न त्वक ग्राह्यत्वात् चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम नास्ति। संख्या इत्यादि में तो चक्षु से भिन्न त्वक इंद्रिय से भी ग्रहण हो जाता है उनका, इसलिए उसमें चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व तो नहीं है ना, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व तो उसमें नहीं मिलेगा ना। अब इसके बाद देखिए, आगे क्या कहेंगे तनी देखते हैं। हाँ, नास्ति अत्र लक्षणम ग्राह्यत्वम नाम, अत्र लक्षणे ग्राह्यत्वम नाम, इस लक्षण में ग्राह्यत्व का मतलब क्या होता है, लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्वम। ग्राह्यत्व का मतलब क्या है, ग्रहण करने योग्य जो है वह ग्राह्य है, यानी लौकिक प्रत्यक्ष का विषय बनने योग्य जो है वह ग्राह्य है। ठीक, लौकिक प्रत्यक्ष का विषय जो है वह ग्राह्य, अलौकिक प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहे। ठीक, अलौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविध परिकीर्तितः सामान्य लक्षणों ज्ञान लक्षणों योगजस तथा। सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज, ये 3 प्रकार का अलौकिक व्यापार होता है, उसकी बात अलग है। पर लौकिक प्रत्यक्ष का जो विषय है वही है ग्राह्य। ठीक, और अग्राह्यत्वम नाम तत् अविषयत्वम, लौकिक प्रत्यक्ष का जो अविषय है वह अग्राह्य है ना। जैसे आँखिया से नहीं, कान से आप काला नीला पीला इत्यादि नहीं देख सकते, तो कर्ण इंद्रिय अग्राह्य है कि नहीं, कर्ण इंद्रिय का अविषय है, कर्ण इंद्रिय का विषय नहीं। तथा चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य, चक्षु से भिन्न इंद्रिय, तोड़ना पड़ेगा इसको भी। चलिए अभी इसको बताते हैं। चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष, चक्षु से भिन्न इंद्रिय कौन सी है, इंद्रिय चक्षु से भिन्न इंद्रिय कौन सी इंद्रिय है, कर्ण इत्यादि, है ना। देख लीजिए, तनी ऊपर ले चलते हैं। हाँ, बहुत बड़ी इनकी न्याय बोधनी है, देख लेंगे, पूरा पढ़ लेंगे, पदकृत्य जी को भी पढ़ लेंगे तभी इसको खत्म करेंगे, नहीं तो सोचे थे 4 हो जाएगा, रुपये खाली नहीं हो पाया। हाँ, क्योंकि इसमें व्याख्या है। तो फिर क्या हो गया, चक्षुर्भिन्न इंद्रिय से जन्य जो लौकिक यानी साक्षात्कार है, लौकिक साक्षात्कार है, उस लौकिक साक्षात्कार का जो विषय न हो, ठीक,
ध्यान दीजिएगा, चक्षु से भिन्न इंद्रिय से आप किसको लेंगे? नाक कान इत्यादि। चक्षुर भिन्न इंद्रिय क्या हो गया? नाक कान इत्यादि। उससे उत्पन्न होने वाला लौकिक साक्षात्कार, नाक कान इत्यादि से उत्पन्न कौन सा लौकिक साक्षात्कार होता है? गंध, स्पर्श, रस, शब्द। अरे भाई, इस लोक में जो है वही लौकिक है, ठीक है, लौकिक प्रत्यक्ष। मैंने अलौकिक बातें बोली, कुछ लोग अखियां बंद करके रूप इत्यादि बता देते हैं, वो सब नहीं बता पाते, उनको योग से ऐसी सिद्धि होती है, तो वो अलौकिक है, ठीक है। लौकिक मतलब आंख से देख ले रहे हैं, लौकिक मतलब शब्द से कान से सुन ले रहे हैं, ठीक है। तो लौकिक इसीलिए कोष्ठक में लिखा हुआ है ना, उसको हटाकर भी पढ़ा जा सकता है। तो चक्षुर से भिन्न इंद्रिय कौन सा हो गया? चक्षुर से भिन्न इंद्रिय कौन सा हो गया? कर्ण, नासिका इत्यादि। उससे जन्य जो साक्षात्कार है, अगर आंख कान नाक इत्यादि आपके लौकिक है तो उनसे जो उत्पन्न होता है वो लौकिक ही साक्षात्कार होगा। तो लौकिक साक्षात्कार जो गंध, शब्द, स्पर्श, रस इत्यादि है, रूप को छोड़कर, है ना, उनसे अविषय होते हुए, रस इत्यादि का अविषय होते हुए सती मतलब होते हुए, चक्षु से जन्य, आंख से जन्य क्या होता है? आंख से ज्ञान होने वाला, जिसका आंख से जन्य चाक्षुष विषयत्व, आंख से उत्पन्न आंख का जो विषय है, ठीक, चाक्षुष मतलब आंख से संबंध, चाक्षुष विषयत्व, ये क्या हो गया? रूप का लक्षण हो गया। ये फलित अर्थ है, पूरा उसी के अर्थ को थोड़ा विस्तार करके बता दिया, ऐसा फलित अर्थ निकल कर आया। अब आगे बता रहे हैं, थोड़ा गहरा में चिंतन में ले जा रहे हैं, ये चिंतन कीजिएगा। न्याय बोधनी ऐसे नहीं है, न्याय बोधनी। अब ननु का मतलब अब प्रभा और घट का संयोगे रूप लक्षण स्याति व्याप्ति। बहुत बड़ी बात कही। मान लीजिए यहाँ आपके सामने अब खरीद के लाएंगे हम घट, भुला जाते हैं, जब बाजार में जाते हैं तो दिखता नहीं। मैं अयोध्या 3-4 महीना हो गया रहते हुए, मुझे कहीं घट की दुकान नहीं दिखाई पड़ी। इस बीच में दिखाई पड़ी होती तो मैं घट खरीदता, क्योंकि घट का पानी पीना चाहिए, ठीक। यहाँ भी एक नकली घट लाके ही रखेंगे, प्लास्टिक वाला ही छोटा सा, लेकिन घट रखेंगे। तो है कौन घट? ननु प्रभा घट, चलिए मान लीजिए ये घट है, ठीक, ये घट अब इस घट में अगर पूरे इस कमरे में अंधेरा होता तो ये दिखाई पड़ता? तो ये चक्षुर मात्र ग्राह्य होता? नहीं होता ना। यानी यह आपकी आंखों से ग्राह्य हो रहा है, उसके प्रति कारण प्रभा भी तो है, प्रकाश भी तो है। तो उस प्रकाश का इस घट से संयोग हुआ, प्रकाश का इस घट से संयोग हुआ, तो वो संयोग एक गुण है कि नहीं? यहां प्रभा है और ये रहा घट, ठीक, प्रभा और घट का संयोग हुआ कि नहीं? तो प्रभा और घट भी का संयोग भी केवल आंख से देखा जा सकता है, किसी दूसरे से देखा जा सकता है? कान से जाना जा सकता है क्या कि इस घट के साथ प्रकाश का संयोग हो गया है? छू करके जाना जा सकता है कि ये उजाले में है कि अंधेरे में है? नहीं जाना जा सकता ना। इसके साथ प्रकाश का संयोग है, वह भी ना तो सुन के जाना जा सकता है, ना तो सूंघ के जाना जा सकता है, ना तो चाट के जाना जा सकता है, ना तो छू के जाना जा सकता है, वह भी चक्षुर मात्र ग्राह्य है। और प्रभा और इसका संयोग है, संयोग भी तो एक गुण है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक, तो संयोग। तो इसके साथ प्रकाश का जो संयोग हुआ, वह संयोग भी चक्षुर मात्र ग्राह्य है और गुण भी है, तो उसमें घटित हो गया कि नहीं लक्षण? वही बात कह रहे हैं कि प्रभा और घट, प्रकाश और घट के संयोग में रूप लक्षण की अतिव्याप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि वह भी चक्षुर मात्र ग्राह्य है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। तो इति चेत न, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये बात गलत है, ऐसी बात नहीं। इति चेत न, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुण पदस्य
विशेष गुण मात्र परत्वात्। व्याख्याकार ने कह दिया कि चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणों रूपम में जो गुण कहा गया है ना, वो गुण सामान्य गुणों की बात नहीं है, वो विशेष गुण की बात है। अब संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, ये 5 तो सामान्य गुण हैं। हम सामान्य गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, चक्षुर्मात्र ग्राह्य विशेष गुण जो है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो संयोग, इन दोनों का संयोग जो था वह है तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य और गुण भी है, पर वो सामान्य गुण है। हम सामान्य गुण की नहीं बात कर रहे हैं, विशेष गुण की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से निवारण किया जा सकता है। तो देखिए यहां जो गुण शब्द लिखा गया, चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुणों में गुण जो शब्द लिखा गया है वह केवल विशेष गुण का सूचक है, विशेष गुण मात्र परक है। ठीक, तो न चैवं विशेष गुण घटित लक्षणे संख्यादावति व्याप्त्यभावान मात्र पद वैयर्थ्यम। आप फिर कह देंगे कि यदि तो ऐसा आप कह रहे हैं कि चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणों रूपम में, थोड़ा गहराई में जा रहे हैं, जो स्टेप पे चल रहे हैं उसी पर प्रश्न उठेगा। न्याय शास्त्र की बात ही यही होती है। तर्क आप तभी करेंगे जब आप जहां तक बताया गया वहां तक पहुंचे, फिर वहां से आगे सोचें। अब सोचिएगा आगे सोचना यह है कि चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणों रूपम कहा तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य, इसके साथ प्रभा का जो संयोग हुआ वह भी है चक्षुर्मात्र ग्राह्य, प्रकाश का इसके साथ संयोग, और वह गुण भी है संयोग, तो वह भी तो रूप का लक्षण में घटित होने लगा, यानी संयोग में रूप का लक्षण घटित होने लगा। तो कहेंगे नहीं भाई, हम सामान्य गुण की बात नहीं कर रहे हैं, हम विशेष गुणों की बात कर रहे हैं। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य जो विशेष गुण है वही रूप है। तब कहेंगे कि भाई तब तो मात्र शब्द व्यर्थ है, चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुण, चक्षुर्ग्राह्य गुण कह देते, क्योंकि गुण शब्द विशेष गुण का सूचक है। तो चक्षुर्ग्राह्य गुण केवल विशेष गुणों में रूप है। सामान्य गुणों में संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग वही है जो चक्षु से नहीं, चक्षु से भी गृहीत होते हैं और अन्य इंद्रियों से भी गृहीत होते हैं, है कि नहीं। पहले भी हमने दिखाया था कि मात्र शब्द किस लिए रखा गया, क्योंकि गुण शब्द, गुण का लक्षण संयोग में, संख्या में, पृथक्त्व में, विभाग में, इन सब में घटित हो जा रहा था। संख्या भी चक्षु से गृहीत हो जा रही थी, है कि नहीं। 10 संख्या या चक्षु से गृहीत हो रही है ना, तो चक्षुर्ग्राह्य नहीं कहा, चक्षुर्मात्र ग्राह्य कहा, इसलिए ये संख्या में घटित नहीं हुआ, है कि नहीं। मात्र शब्द ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि गुण शब्द का अर्थ केवल गुण नहीं रह गया, गुण शब्द का अर्थ विशेष गुण हो गया। तो संख्या तो रही सामान्य गुण, संयोग तो रहा सामान्य गुण, ये सब सामान्य गुणों में ये लक्षण घटित होगा ही नहीं, क्योंकि विशेष गुण की बात है। तब तो मात्र शब्द व्यर्थ है, चक्षुर्ग्राह्य गुण कह देते, चल जाता काम, है कि नहीं। तो न च एवं विशेष गुण घटित लक्षणे, विशेष गुण घटित लक्षण में जो संख्या इत्यादि में अतिव्याप्ति का अभाव है, संख्या इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए मात्र शब्द ही व्यर्थ है। मात्र शब्द का व्यर्थ हो गया कि नहीं। मात्र पद वैयर्थ्यम इति वाच्यम, ऐसा बोलना चाहिए नहीं। न च वाच्यम, न च से शुरू करते हैं, मतलब न च को छोड़ दीजिए पहले, न च को छोड़कर तब अर्थ समझिए ये क्या हो रहा है। ये बात है, यही था शेर और उसी के नीचे था कुकुर, शेर और कुकुर पे टच हो गया तो ये प्रिपेयर करने चलिए, तो यहां देखिएगा कि कुछ नहीं कर पाओगे तुम, थोड़ी देर रुके रहो। हाँ, अब देखिएगा, न चैवं विशेष गुण घटित लक्षणे, विशेष गुण में जो घटित लक्षण था, यहां देखिएगा न च को छोड़ के पढ़िए पहले,
एवं मतलब इस तरह विशेष गुण में जो घटित लक्षण है, विशेष गुण में जो लक्षण घटित हो रहा है, ठीक, देखिएगा, संख्या इत्यादि में विशेष गुण जो संख्या इत्यादि में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, तो फिर मात्र शब्द व्यर्थ है, ठीक। इति न च वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मात्र शब्द व्यर्थ है ऐसा बिल्कुल मत कहना। क्यों? अब उसके लिए दूसरा तर्क देंगे। दूसरा तर्क देंगे कि पहले तो क्या कह दिया, पहले कह दिया कि चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण जो रूप ही नहीं है अपितु रूप के सिवाय भी कुछ है। क्या है? प्रभा भित्ति संयोग, प्रभा घट संयोग, प्रभा के साथ किसी का भी संयोग, वो संयोग भी ग्रहण हो रहा है चक्षुर मात्र से। तो कह दिए कि नहीं वो तो सामान्य गुण है, हम विशेष गुण की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो आप विशेष गुण की बात कर रहे थे तो मात्र काहे रख दिए? मात्र क्यों रख दिए आप? मात्र रखे बिना भी काम चल जाता। चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण जो है वो रूप ही रह जाता। संयोग इत्यादि, संख्या इत्यादि तो सामान्य गुण है ना? तो कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि अब देखिएगा क्यों बात कह दिए, क्योंकि विशेष गुण में भी अभी देखिएगा कुछ बात एक नई कमी निकालेंगे। इनके तर्क में कुछ कमी निकाल रहे हैं, भी देखते जाइए, मजा आएगा आपको। चिंतन ही न्याय शास्त्र का एक ऐसा विषय है जिसको आप करते जाएं मजा आता जाएगा। अब देखिएगा, लेखनी जी आ जाओ। अब देखिए क्या कह दिया, जल मात्र, जल मात्र मतलब पानी में, केवल पानी में, केवल पानी में रहने वाला जो सांसिद्धिक द्रवत्व है, केवल पानी में रहने वाला जो सांसिद्धिक द्रवत्व है कि नहीं? सांसिद्धिक द्रवत्व, द्रवत्व भी एक गुण है। द्रवत्व गुण दो प्रकार का होता है, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। सांसिद्धिक द्रवत्व वह जो स्वभाव सिद्ध द्रवत्व हो, और नैमित्तिक द्रवत्व वह जो किसी निमित्त से आता हो। जैसे आग लगा दिया गया तो घी पिघल गया, तो घी में आग के निमित्त होने के कारण द्रवत्व आया। सोना भी पिघल जाता है, उसमें द्रवत्व आ जाता है, वह भी अग्नि के संयोग के कारण द्रवत्व आया, वह नैमित्तिक द्रवत्व है। पर के सांसिद्धिक द्रवत्व तो केवल जल में है, स्वभाव सिद्ध द्रवत्व। तो सांसिद्धिक द्रवत्व कैसा है? जल मात्र वृत्ति है ना? जल मात्र में रहने वाला जो सांसिद्धिक द्रवत्व है वो भी चक्षुर मात्र, यदि मात्र न कहते, यदि मात्र न कहते, चक्षुर ग्राह्य गुणो रूपम कह देते और गुण का अर्थ ले लेते विशेष गुण, तो चक्षु से ग्राह्य विशेष गुण जो है वह रूप है। तो सांसिद्धिक द्रवत्व यह विशेष गुण है क्योंकि जल मात्र में ही रहता है और चक्षु से ग्राह्य भी है। भाई जल में द्रवत्व है, जल बहता है, यह आंख से ग्रहण हो रहा है कि नहीं? तो चक्षुर ग्राह्य गुण द्रवत्व है, चक्षुर ग्राह्य गुण द्रवत्व भी है और विशेष गुण भी है। तो हम संख्या, संयोग, संख्या, परिमाण इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं हो रही थी, पर सांसिद्धिक द्रवत्व में तो यह अतिव्याप्ति होने लगी थी। इसके निवारण के लिए मात्र शब्द रखा गया है। मात्र शब्द व्यर्थ नहीं है। मात्र शब्द को आप मिटाने लग जाएंगे तब तो सांसिद्धिक द्रवत्व में घटित हो जाने लगेगा लक्षण, है ना? तो उसका उपादान, मात्र शब्द का उपादान जल मात्र वृत्ति, जल मात्र में रहने वाले सांसिद्धिक द्रवत्व में होने वाली अतिव्याप्ति के निवारण के लिए। अथवा अब थोड़ा और बात करें। अथवा ऐसा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, चक्षु मात्र से जो ग्राह्य है, चक्षु मात्र से ग्राह्य क्या है? रूप। उसमें रहने वाली जो जाति है, उसमें रहने वाली जाति कौन सी है? रूपत्व। रूप में रहने वाली जाति रूपत्व, और रूपत्व मत जातिमत मतलब उस जाति वाला, जातिमान यानी रूपवान, रूपत्ववान, है ना? मतलब प्रत्यय लगेगा जाति से तो जातिमत बन जाएगा।
पर रूपत्व से मतुप प्रत्यय लगेगा तो रूपत्ववान बन जाएगा। जातिमान और रूपत्ववान दोनों में प्रत्यय एक लगा है। माधुपधायाश्च मतोर वो यवादिभ्यः, इस सूत्र से माँ के स्थान पे कभी कभी वाह हो जाता है। यदि शब्द में अंतिम में म दिखाई पड़ता हो, शब्द में अंतिम में अ दिखाई पड़ता हो, या उपधा में माँ और अ दिखाई पड़ता हो, तो मतुप के माँ के स्थान पे वह हो जाता है। तो रूपत्व में वह अ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मतुप के माँ को वह होकर रूपत्ववान बन जाएगा। पर जातिमान में अ नहीं दिखाई पड़ रहा, ई दिखाई पड़ रहा है ना, इस कारण मतुप का म ही रह जाएगा। तो जातिमत यानी रूपत्ववत, रूपत्ववत जो गुण है, रूपत्व वाला जो गुण है। रूपत्व वाला कौन है? वत मतलब वाला। रूपत्व वाला कौन है? रूप। रूप गुणत्व, रूप गुणत्व मतलब रूपत्व ही लक्षण है। लक्षणत्वात्, रूपत्व ही तो रूप का लक्षण है। तो न प्रभा घट संयोगे अतिव्याप्ति, अथवा प्रभा और घट में जो संयोग में अतिव्याप्ति हो रही थी ना, हम ऐसा कह देंगे कि चक्षुर मात्र ग्राह्य, आंख मात्र से जो ग्राह्य होता है, आंख मात्र से जो ग्राह्य होता है, ऐसी जाति रूपत्व जाति हो जाएगी। उस रूपत्व जाति मत यानी रूपत्ववत जो है गुण, रूपत्ववत गुण कौन सा है? रूप। उस रूपत्व का ही हम रूपत्व को ही रूप का लक्षण कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कह रहे थे तभी अब इसमें भी एक समस्या निकालेंगे, देखते हैं। बहुत पक्ष पे पक्ष निकालते जा रहे हैं, कोटि पे कोटि, बहुत सारी कोटियां निकालेंगे। अरे प्रभु मिट जाओ मिट जाओ। देखिएगा आगे क्या होता है। आगे अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में मतलब इधर आ जाओ। क्या कह रहे हैं? अब देखिएगा यहां पर क्या है, चक्षुर्मात्र संयोगादावति व्याप्ति, न संयोगादावति व्याप्ति, संयोग इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। कैसे? ए प्रभु थोड़ा सुंदर हो जाओ। तो ये दिख रहे हैं आप सबको? ठीक ठाक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो संयोगत्व जाते है, संयोगत्व जाति जो है ना, एक मिनट इनको मिटाते हैं और तनी अभी ये सुंदर हो जाएंगे। तो उसमें संयोग में इत्यादि नहीं में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संयोगत्व रूप जो जाति है, प्रभा घट संयोग या प्रभा भित्ति संयोग, ये रूपी जो जाति है, यह जाति संयोगत्व, संयोग में रहने वाली जाति कौन सी है? संयोगत्व। और संयोगत्व तो केवल चक्षु से थोड़े ना ग्रहित होता है। प्रभा भित्ति संयोग में रहने वाला जो संयोगत्व है, वह संयोगत्व केवल चक्षु से नहीं ग्रहित होता है। संयोगत्व जाति जो है वह चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वाभावात्, संयोगत्व जाति जो है वह चक्षुर्मात्र ग्राह्य से नहीं है, वह चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं है। क्योंकि घट संयोग जो है, घट संयोग का हाथ से भी ग्रहण हो रहा है और संयोगत्व भी हाथ से ग्रहित हो जाएगा। संयोग अगर हाथ से स्पर्श से ग्रहित हो गया तो संयोगत्व भी त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्व, त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्व तद्जातेरपि, तद्गत जातेरपि, उसमें रहने वाली जो जाति है वह भी त्वगिंद्रिय ग्राह्य है। संयोगत्व भी त्वगिंद्रिय ग्राह्य हो जाएगी। तो ऐसे यो गुणो यदिंद्रियेण ग्राह्या तन्निष्ठ जातेरपि तदिंद्रियेण ग्राह्यत्वात्, वही बात फिर से कह रहे हैं। जो गुण जिस इंद्रिय से ग्रहित होती है उसमें रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय से ग्रहित होती है, बात कहती है। अत्र जाति विशिष्ट लक्षणे गुणत्वानुपादाने चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मति सुवर्णादावति व्याप्ति। देखिए कितनी सारी बातें कह रहे हैं। एक नया बात कहे कि यदि हम स्टेप थोड़ा सा ज्यादा चला गया, मैं जान रहा हूं थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, जान रहा हूं, पर थोड़ा धैर्य रखेंगे, स्थिर रखेंगे, समझ में आएगा। यह शास्त्र ही है धैर्य का।
ये शास्त्र, जितना आपके अंदर धैर्य है उतना ही है। तब देखिए क्या कह रही, हाँ चलेगा, मिटा देते हैं इनको तनीसा। आगे क्या कहेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा कि पहले तो कहा कि हम ऐसा जाति से लक्षण ले लेंगे, जाति से लक्षण ले लेंगे, मतलब जाति के द्वारा अगर घटित करने लग जाएंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रभा भित्ति संयोग या प्रभा घट संयोग में रहने वाली जो जाति है संयोगत्व, वो संयोगत्व तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुण नहीं है ना, वह संयोगत्व तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं है, क्योंकि संयोग का त्वक से भी ग्रहण हो जाता है तो संयोगत्व का भी त्वक से ग्रहण हो जाता है, ऐसा कह दिया तो दिक्कत नहीं है, तो जाति से ले लीजिए। पर कहे अगर जाति से लेंगे तब तो गड़बड़ होगा। क्यों? जाति घटित लक्षण यदि हम लेते हैं तो गुणत्व अनुपादाने, गुणत्व अनुपादाने यानी गुणत्व शब्द न रखें, गुणत्व शब्द न रखें जाति वाले लक्षण में, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? लक्षण क्या बन जाएगा? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मान, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मान रूपम, ऐसा लक्षण हो जाता। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मद गुणवत्तम ऐसा अगर रहते तब तो दिक्कत नहीं थी, पर चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मान ऐसा कह देते तब तो सोना इत्यादि भी चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति। सोने में क्या है? सोने में रूप है कि नहीं? सोना है कि सोने में रूप है, तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति। सुवर्ण में जो सुवर्णत्व है वो भी चक्षुर्मात्र ग्राह्य है। सोने में जो सुवर्णत्व है वह सुवर्णत्व भी तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य है। ऐसे थोड़े ना कि हथोस छू के जान जाएंगे कि ये सुवर्ण है, सुवर्णत्व है इसमें, नहीं है ना। तो सोने में रहने वाला जो सुवर्णत्व है वह भी चक्षुर्मात्र ग्राह्य है। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति वाले सुवर्ण इत्यादि में भी अतिव्याप्ति होने लग जाती, इसीलिए गुणवत कहा गया। तो सुवर्ण में रहने वाला सुवर्णत्व गुण नहीं है, गुण भी कहा गया इसीलिए, ठीक है। एवं रसादि लक्षणे विशेष विशेषणानुपादाने लक्ष्य भिन्न गुणेति व्याप्ति। अब सब जगह का बता दे रहे हैं एक साथ। अब रस इत्यादि का लक्षण कहेंगे तो रसनाग्राह्यो गुणो रसः। गुणों, वहां गुण क्यों कहा गया? क्योंकि अगर ये गुण ना कहे होते, अगर रसनाग्राह्यो ना कहे होते, केवल कह देते गुणो रसः, तो वहां भी यही बतिया समझिएगा कि फिर वो रूप गंध इत्यादि में सब में घटित हो जाने लगेगा, है कि नहीं। इसीलिए रस इत्यादि लक्षणों में भी यदि विशेषण न रखा जाए, रसनाग्राह्य ये एक ऐसा विशेषण न रखा जाए तो लक्ष्य से भिन्न अन्य गुणों में अतिव्याप्ति होने लग जाता, है कि नहीं। और अगर विशेष्य न रखा जाए, यानी रसनाग्राह्यो गुणः रूपम, अगर गुणः न रखा जाए तो रसनाग्राह्य रूपम ऐसा कह देते तो लक्ष्य मात्र वृत्ति रसत्व गंधत्व आदि में अतिव्याप्ति होने लग जाती। रसनाग्राह्य रसः इतने कह देते तो रसना से ग्राह्य केवल रस नहीं है, रसत्व ही है ना। घ्राण ग्राह्य गंध अगर खाली कह देते तो घ्राण ग्राह्य गंध नहीं है, गंधत्व भी है। तो इसीलिए लक्ष्य मात्र में रहने वाला जो रसत्व गंधत्व इत्यादि में भी अतिव्याप्ति होने लग जाती। इसलिए विशेषण और विशेष्य दोनों का ग्रहण किया जाएगा। अगर विशेषण नहीं रहा, अगर विशेषण नहीं रहा मतलब रसनाग्राह्य गुणः, गंध घ्राण ग्राह्य गुणः, घ्राण ग्राह्य रसनाग्राह्य त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य, फिर श्रोत्र ग्राह्य, ऐसे सब विशेषण नहीं रहेंगे, केवल गुणा 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 कहेंगे तो 24 में घटित होने लग जाएगा। और अगर केवल वही उतना कहेंगे रसनाग्राह्य ग्राह्य त्वगिंद्रिय ग्राह्य और फिर चक्षुर्ग्राह्य श्रोत्र ग्राह्य घ्राण ग्राह्य, खाली इतने कहेंगे तो उन सबसे रूपत्व रसत्व गंधत्व इत्यादि का भी ग्रहण होने लगता है, उन सब में ही ये लक्षण घटित होने लगता है कि नहीं। तो ये सभी जगह आपको सभी लक्षणों में यह बात समझनी है। अब रूप लक्षण में तो रूप जी थोड़ा ज्यादा समय ले गए, पदकृत्य भी थोड़ा है,
देख लेते हैं बातें जो न्यायबोधनी में थोड़ी विस्तार में कही, पदकृत्य जी में वही थोड़ी सी संक्षिप्त में मिलेगी। यानी हम इसको जूम करते हैं। देखा था कि नहीं के देखा था? चक्षुर्मात्रेति पदकृत्य में देखिए, चक्षुर्मात्रेति रूपत्वादि वारणाय गुण पदम। गुण शब्द क्यों रखा गया? चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुण रूपम में गुण क्यों कहा गया? क्योंकि रूपत्व इत्यादि में लक्षण घटित हो जाना लगता है कि नहीं? ये बात समझ चुके हैं। रसादि वारणाय चक्षुर्ग्राह्य इति, रस इत्यादि में लक्षण घटित होने लग जाता, इसलिए चक्षुर्ग्राह्य कह दिया गया। क्योंकि चक्षुर्ग्राह्य न कहते, केवल गुण कह देते तो रस इत्यादि में घटित होने लग जाता। और फिर क्या कहा? संख्या इत्यादि वारणाएं मात्र पदम, मात्र शब्द न रखते तो संख्या इत्यादि में यह लक्षण घटित होने लग जाता। ये बात समझ चुके न्यायबोधनी से ही, है ना? यद्यपि प्रभाभित्ति संयोग, उन्होंने प्रभाघट संयोग कहा था, इन्होंने प्रभाभित्ति संयोग कहा। वही मैं सोच रहा था, प्रभाभित्ति संयोग मैंने कहीं पढ़ा है, ये आया अब यहां मिला। वो प्रभा और घट का संयोग, इन्होंने प्रभा और दीवाल का संयोग। ये देखिए दीवाल, ये मान लीजिए इसकी भित्ति है, दीवाल दिख रही है ना, इसमें रहने वाले संयोग में प्रभाभित्ति संयोगादि वारणाए गुण पदेन विशेष गुणस्य विवक्षणीयतया ततएव संख्यादि वारणे संभवति वारणम संभवति। भाई देखिए, प्रभाभित्ति संयोग इत्यादि में यह लक्षण घटित न हो, इसलिए गुण शब्द का अर्थ विशेष गुण ले लिया जाएगा, उसी से ही संख्या इत्यादि में वह लक्षण घटित नहीं होगा, है ना? मात्र पदम व्यर्थम, मात्र शब्द व्यर्थ हो गया। वो बात फिर से यहां भी आई। तथापि सांसिद्धिक द्रवत्व वारणाय तदावश्यकम, सांसिद्धिक द्रवत्व में वो लक्षण घटित हो जाता, उसका निवारण करने के लिए वह मात्र शब्द आवश्यक है। वस्तुतस्तु परमाणु रूपे अतिव्याप्ति वारणाय चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वस्य विवक्षणीयतया विशेष पदम न देयम। अब बात कह रहे हैं कि वस्तुतः एक बात यह है कि परमाणु रूप में अतिव्याप्ति हो जाती है। परमाणु रूप में अतिव्याप्ति नहीं, परमाणु रूप में अव्याप्ति वारणा है। परमाणु रूप है वो चक्षुर्मात्र ग्राह्य है क्या? परमाणु को आप चक्षुर्मात्र ग्राह्य कह सकते हैं। तो जैसे तेज में रूप है कि नहीं, जल में रूप है कि नहीं, पृथ्वी में रूप है कि नहीं, तो पृथ्वी के परमाणु में, जल के परमाणु में, तेज के परमाणु में भी तो रूप होगा। वह रूप क्यों नहीं चक्षुर्मात्र ग्राह्य हो रहा है ना? रूप है तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य होना चाहिए, तो उसमें यह चक्षुर्मात्र ग्राह्य लक्षण घटित नहीं हो रहा, अव्याप्ति हो रहा है। उसके निवारण करने के लिए चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वस्य, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति जो है, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति जो है वह रूपत्व जाति है ना? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति कौन सी है? रूपत्व जाति है। उस जाति मान जो है वह रूप है, रूपत्व जाति वाला जो है वह रूप है, ऐसा लक्षण कह देंगे। तो रूपत्व जाति तो देखिए, चक्षुर्मात्र क्या हो गया? आंख। चक्षुर्मात्र ग्राह्य क्या हो गया? आंख मात्र से ग्राह्य हो गया रूप, उसमें रहने वाली जाति रूपत्व। रूपत्व जाति वाला कौन है? रूप। तो रूपत्व जाति वाला जो है वह रूप है, ऐसा कहने लगेंगे तो रूपत्व जाति वाला, तो परमाणु रूप में भी जो रूप है वो भी है रूपत्व जाति। अगर परमाणु में रूप है तो उसमें रूपत्व है, तो रूपत्व जाति वाला जो है वह रूप है, ऐसा विवक्षणीय है। ठीक, तो विशेष पदम न देयम। ठीक, यहां विशेष बात, विशेष शब्द जो कही गई थी वो मात्र शब्द, ये विशेष शब्द कोई देने की आवश्यकता नहीं, ऐसा वस्तुतः कह रहे हैं। ठीक, तो ये क्या कह दिए? त्रेणुकादि वारणाय गुण पदम तु देयम, त्रेणुकादि वारणाय गुण पदम तु देयम। त्रेणुक होता है, त्रेणुक मैं बता देता हूं, परमाणु, दो परमाणु जुड़ते हैं तो बन जाता है द्विणुक। ठीक, मान लीजिए ये रहा एक परमाणु, ये रहा एक परमाणु, दिख रहा है, वैसे परमाणु दिखता नहीं है, ये दोनों परमाणु जुड़ गए तो बन गया द्विणुक। एक द्विणुक ये रहा, एक द्विणुक ये रहा, एक द्विणुक ये रहा, तीन तीन द्विणुक जुड़े तो बन गया एक त्रेणुक बड़ा सा। ठीक, वह त्रेणुक जो होता है वह आपको दिखाई पड़ता है, यानी 6 परमाणुओं को मिलकर जो बनता है वह दिखाई पड़ता है त्रेणुक।
ठीक, तो त्रिणुक के अंदर जो रूप है वो तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य है ना, तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य त्रिणुक भी हो जाएगा, है ना। उसमें निवारण करने के लिए गुण शब्द तो जरूरी है, क्योंकि अगर चक्षुर्मात्र ग्राह्य या चक्षुर्ग्राह्य कह देते, चक्षुर्ग्राह्यम रूपम, तो चक्षु से ग्राह्य त्रिणुक भी है, वो रूप बनने लग जाता। उसमें निवारण करने के लिए कह दिया गुण शब्द जरूरी है, चक्षुर्ग्राह्य गुण जो गुण है वो बात जरूरी है। ठीक, गुण पदम तु देयम सप्त एति रूप इति अनुसज्यते। सप्त क्यों कहा गया? 7 प्रकार का होता है तो रूप 7 ही है, ऐसा आनुषंगिक बात कही जा रही है। मतलब इतना समझ लीजिए कि रूप 7 है, ज्यादा नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आपने रूप का लक्षण समझा। रस, गंध, स्पर्श इत्यादि को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा समय अधिक हो गया। सभी लोग इस पूरे पाठ में रूप में बढ़िया से रूप के निरूपण में ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।